हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी यूपी स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने यूपी की भौगोलिक स्थिति पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वो समझ आया होगा। अब मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भौगोलिक स्थिति पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। जो भी फैक्ट उस वीडियो में रह गए थे, मैं आज की अपनी इस वीडियो में उन्हें कवर कर लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं भौगोलिक स्थिति। अब हम उत्तर प्रदेश के अक्षांश और देशांतरीय मान देखेंगे। हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांशीय लाइनें बनी हैं, वो कुछ इस तरह बनी हैं। इस तरह अक्षांश बने हैं पृथ्वी पर, और ऐसे ही ऊपर से नीचे इस तरह देशांतर बने हैं हमारी पृथ्वी पर। तो ऐसे ही आप देखिए, मैंने आपको दिशाओं के बारे में पहले ही बताया था। इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो अगर हम अक्षांशों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि किसी का भी जो उत्तरी कोना होगा और जो दक्षिणी कोना होगा, वो किसी ना किसी अक्षांश को टच करेगा। और ऐसे ही जो पश्चिमी और पूर्वी कोना होगा, वो किसी ना किसी देशांतर को टच करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो ऐसे ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का। मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो बलिया है, पश्चिमी हिस्सा शामली है, उत्तरी हिस्सा सहारनपुर है और दक्षिणी हिस्सा सोनभद्र है। इसी तरह अगर मैं अक्षांश को देखूं तो अक्षांश कुछ इस तरह से हैं पृथ्वी पर। तो जो हमारा ये दक्षिणी हिस्सा है और जो ये उत्तरी हिस्सा है, ये किसी न किसी अक्षांश को टच करता है। तो बस हमें उसी अक्षांश की वैल्यू को याद रखना है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ, यानी हमारा जो यूपी का जो उत्तरी हिस्सा है वो 30 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश से थोड़ा ऊपर है। तो यानी वो उससे थोड़ा ज़्यादा को टच करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी वैल्यू, जो 30 डिग्री और 24 मिनट उत्तरी अक्षांश को टच करता है हमारे यूपी का उत्तरी कोना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे यूपी का उत्तरी कोना है वो 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश को टच करता है, और जो ये दक्षिणी कोना है ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश को टच करता है। ये जो ऊपर छोटा सा डैश लगा है इसे हम मिनट बोलते हैं, यानी 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश ये हमारा उत्तरी कोना है, और 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश ये हमारा दक्षिणी कोना है। ऐसे ही अगर हम देशांतर को देखें तो जो हमारा पूर्वी देशांतर है, जो बलिया का ये हिस्सा है सबसे बाहर निकला हुआ, ये जिस देशांतर को टच करता है उसकी वैल्यू 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। हमें ये भी याद रखना है कि लास्ट में पूर्वी देशांतर है। 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। और ऐसे ही जो हमारे यूपी का सबसे पश्चिमी हिस्सा है यानी कि शामली, वो जिस देशांतर को टच करता है वो है 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। होप आपको समझ आ रहा है। इसी तरह आपको ये चारों फैक्ट याद रखने हैं। और अब हम देखेंगे हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। विस्तार को याद रखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अक्षांश और अक्षांशीय और देशांतरीय मान जानते हैं यूपी का, तो आप विस्तार तो आसानी से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हमने माइनस ही किया हुआ है। अगर आप इसे देखिए यहाँ पर हमारे देशांतर की वैल्यू है 84 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पर है 77 डिग्री 5 मिनट। अगर आप 84 डिग्री 38 मिनट में से 77 डिग्री 5 मिनट घटाएंगे तो आपको इसका देशांतरीय विस्तार मिल जाएगा कि ये जो देशांतर है यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये है 60 डिग्री 33 मिनट। आपको बस इसे सीधा सीधा माइनस करके देखना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हमारा अक्षांशीय विस्तार है, यानी जो उत्तर में जो अक्षांश है वो 30 डिग्री 24 मिनट है, और जो दक्षिण में हमारा अक्षांश है वो 23 डिग्री 52 मिनट है। अब आपको 30 डिग्री 24 मिनट में से 23 डिग्री 52 मिनट माइनस करने हैं। देखिए, आप 24 मिनट में से 52 मिनट्स माइनस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि जो ये 30 डिग्री है, आप इस 30 डिग्री को लिखिए 29 डिग्री 23 मिनट, सॉरी 23 मिनट नहीं, आपको 24 मिनट में 60 मिनट्स को ऐड कर देना है, यानी कि आ जाएगा आपका 84 मिनट। और इसमें से आप माइनस कर देंगे 23 डिग्री 52 मिनट। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 6 डिग्री 32 मिनट। देखिए, तो आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इन्हें उत्तरी अक्षांश, जो उत्तरी वाला अक्षांश है और दक्षिणी वाला है, उसको माइनस करके निकाल सकते हैं अगर आपको अक्षांशीय विस्तार निकालना है, और ऐसे ही आप देशांतरीय विस्तार भी निकाल सकते हैं। आप देखिए, यहाँ आपको थोड़ा देखने वाली चीज़ ये है कि जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी यहाँ से यहाँ जो टच हो रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री 32 मिनट का है। और अगर हम देशांतर में देखें कि पश्चिमी और पूर्वी कोने के बीच का डिफरेंस देखें तो वो आपका 60 डिग्री 33 मिनट है, जिससे पता चलता है कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार कम है और देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के आकार को लंबवत बताया गया है। होप आपको ये समझ आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी याद रखना होगा। अगर हम देखें यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर है, और अगर हम उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखें तो ये 240 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई अधिक है चौड़ाई के मुकाबले, तो इसीलिए इसको, इसके आकार को लंबवत कहा गया है।
चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको अक्षांश और देशांतरीय मान अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। अब हम अगर सबसे पहला पॉइंट देखें तो उसमें लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। और यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश की नैनी यानी इलाहाबाद से गुजरती है। हमें इस पॉइंट को याद रखना है। कई बार इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, तो हमें बताना है उत्तर प्रदेश की नैनी यानी इलाहाबाद से गुजरती है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी इंटरनेशनल टाइमलाइन है उससे हमारे देश का उसके और हमारे देश के टाइम में कितना डिफरेंस है, तो वो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। बस इसी तरह का फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम सबसे पहले नंबर पर देखें तो वो राजस्थान है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है, यानी जो उत्तर प्रदेश है इसके पास जितना भी एरिया है वो पूरे भारत का 7.33% है। राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर है। और महाराष्ट्र का एरिया 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तर प्रदेश का एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम अपने यूपी को जनसंख्या के आधार पर देखें तो ये जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। ये एरिया के अकॉर्डिंग 4th प्लेस पर है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग 1st प्लेस पर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले देखेंगे और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले भी देखेंगे। मैंने यहाँ पर 4 जिलों की लिस्ट तैयार की है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों से। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला यानी सबसे बड़ा जिला यूपी का लखीमपुर खीरी है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे पर हरदोई और चौथे पर सीतापुर है। अब हम इन्हें मैप में देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये येलो कलर से, वैसे भी मैप में सबसे बड़ा ही दिख रहा है। ये लखीमपुर खीरी है जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है। अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो वो सोनभद्र है और इसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। ये फैक्ट हमने याद किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरे नंबर पर ये आपका हरदोई है, लखीमपुर खीरी के पास है। और ये सीतापुर, ये भी आपका लखीमपुर खीरी और हरदोई के पास ही है। अब अगर हम बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों की, तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है, फिर गाजियाबाद, भदोही और फिर शामली है। सबसे छोटा जिला यूपी का हापुड़ है, हम इसे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने 1 नंबर डिनोट किया है, ये हापुड़ है। उसी के पास हमारा गाजियाबाद है जिसकी सीमा दिल्ली से मिलती है। थर्ड पर हमारा भदोई है। ये इसमें एसआर के नाम से आपको दिख रहा होगा मैप में। एसआर का मतलब है संत रविदास नगर। अगर आप इसे मैप में देखेंगे भदोई को, तो हो सकता है आपको ये भदोई लिखा ना मिले, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रविदास नगर भी भदोही का ही नाम था। जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने इसका भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया था। लेकिन बाद में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भदोही का नाम संत रविदास नगर से बदलकर फिर से भदोही कर दिया था। तो आपको आज भी मैप में कई जगह एसआर लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी संत रविदास नगर, जैसा मुझे मिला है। मुझे नहीं मिला भदोही वाला मैप, तो मैंने इसीलिए इसको इसी में डिनोट कर दिया है। फिलहाल इसका नाम भदोही ही है, आपको ये ध्यान रखना है। भदोही के बारे में और भी काफ़ी फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भदोही को हम कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यूपी में जो कारपेट बनता है सबसे ज़्यादा वो भदोही में ही बनता है, वो भी हैंडमेड। और यहाँ के कारपेट को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और भदोही में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। जब रामायण तो वैसे आप सभी ने देखी ही होगी, और जब लास्ट में सीता जी ने जो समाधि ली थी अपनी, यानी वो समाहित हो गई थी पृथ्वी में, तो वो यही जगह है भदोही जहाँ पर सीता जी धरती में समाहित हुई थी। तो उन्हीं के नाम से यहाँ का एक मोस्ट फेमस टेम्पल भी है, जिसे सीता समाहित स्थल के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी बड़ा मंदिर है उनका यहाँ पर, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और अगर हम नेक्स्ट में देखें तो शामली है यूपी का। जो शामली यहाँ पर है मैप में, शामली के बारे में तो हम कई सारी चीज़ें देख चुके हैं। सबसे पश्चिमी कॉर्नर भी शामली ही है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे उनके राजकीय पशु पक्षी वृक्ष इन सभी चीज़ों के बारे में। तो हम देखें सबसे पहले कि यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। आप यहाँ
इसको पिक्चर में विजुअलाइज भी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे और आप ना भूलें। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो वो सारस और क्रोंच है। आप देख सकते हैं सारस को पिक्चर में। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक का पेड़ कई सारी चीज़ों में हमारे काम आता है और ये तो नॉर्मली आपको कई जगह देखने के लिए भी मिल जाएगा। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक। अब हम नेक्स्ट देखें तो यूपी का राजकीय पुष्प पलास या टेसु है। हमारा राजकीय पुष्प पलास या टेसु है जिसे 4 जनवरी 2011 से एक्सेप्ट किया गया है। ऐसे ही हमारा राजकीय खेल हॉकी है। यूपी का राजकीय खेल हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। आपने कई जगह इस चिन्ह को देखा होगा और शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे तो नहीं पता था कि ये सच में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह है। और मुझे बाद में पता चला कि मैंने कई जगह देखा कि ये चिन्ह क्यों बना रहता है कई जगह, तो मुझे बाद में पता चला कि ये हमारे यूपी का राजकीय चिन्ह है जिसमें एक व्रत यानी गोले के अंदर 2 मछली और एक तीर धनुष है। आप देख सकते हैं ये 2 मछलियाँ हैं और ये एक तीर और एक ये धनुष है और इसको 1938 में एक्सेप्ट किया गया था। आपने इस साइन को कई जगह बने हुए देखा होगा। यूपी गवर्नमेंट जब भी अपनी किसी एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट देती है या कोई जैसे बैग वगैरह देती है, लंच बॉक्स बांटती है, तो उस पर ये साइन हमेशा बना रहता है, आपने देखा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे अपने यूपी की राजकीय भाषा के बारे में। तो हमारे यूपी की राजकीय भाषा हिंदी है और इसको हमने 1947 में एक्सेप्ट कर लिया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी हमने यूपी की राजकीय भाषा हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया था। यूपी की जो प्रथम राजकीय भाषा है उसे हिंदी कहा जाता है और जो दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू है जिसे 1989 में हमने एक्सेप्ट किया है। आपको ये सन ज़रूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली सन पूछा जाता है कि उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 1989 में किया गया। ऐसे ही अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? यूपी के एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में, वैसे तो ये हमारी नेशनल ज्योग्राफी को डिनोट करता है, तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश ही है। हम दूसरा फैक्ट देखें, उत्तर प्रदेश किस भूखंड का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का एक भाग है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। हमें उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस याद रखना है, वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे तो ये अभी 2 साल से ही मनाना शुरू किया था। 2018 में हमने इसे पहली बार मनाया था। ये फैक्ट भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा, जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबी सीमा निर्धारित करने वाला, जो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और हमें याद रखना है कि कितने जिले हैं यूपी के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो 11 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश के जो सबसे सबसे छोटी सीमा बनाता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। ये भी फैक्ट हमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे नगरीकृत जिला कानपुर है और सबसे निम्नतम नगरीकृत जिला सिद्धार्थ नगर है। मैंने आपको इसे मैप में नहीं दिखाया है, आप लोग खुद मैप में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला कानपुर यूपी में कहाँ पर है और सिद्धार्थनगर यूपी में कहाँ पर है। अगर आप इस तरह के फैक्ट्स को मैप में देखेंगे तो आप उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे और इस तरह धीरे धीरे एक एक अगर आप जिला देखते रहेंगे तो आपको यूपी का मैप कंप्लीट तरीके से याद हो जाएगा। अब मैं कराऊंगी आपकी कुछ दिमागी कसरत। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और देखती हूँ मैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे थे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उनके आंसर दिए थे। वेल डन, दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। तो मैं इस बार देखूंगी कितने स्टूडेंट्स देते हैं इनके आंसर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, वह इसे कब अपनाया गया था? जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपको इस पॉइंट पर काफ़ी फोकस करना है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में सन पूछा जाता है इसी का। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिख के देने हैं और मैं आपके क्वेश्चन आंसर ज़रूर चेक करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस। And yeah, don't forget to share, like and subscribe my channel. Thank you.